जैसे ही हम 2025 की आखिरी तिमाही में कदम रखते हैं, देश की आर्थिक स्थिति एक मिली-जुली और कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर पेश करती है। एक तरफ ऑप्टिमिज्म की एक झलक है। इंडिया ईयर रिजर्व बैंक ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.8% की मजबूत जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। एक ऐसा आंकड़ा जो इकोनॉमिक टिलर पर एक स्टेडी हैंड का सुझाव देता है। यह फोरकास्ट एक अनुकूल मानसून की उम्मीदों से बढ़ा है, जो हमारी अग्रेरियन इकोनॉमी में हमेशा एक क्रूशियल भूमिका निभाता है, और एक अधिक स्ट्रीमलाइंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम से भी। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के लगातार दबाव से कुछ राहत प्रदान करना है। ये वो हेडलाइंस हैं जो प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी की तस्वीर पेश करती हैं। यह सुझाव देती हैं कि हमारी इकोनॉमी के फाउंडेशनल पिलर्स ग्लोबल हेडविंड्स के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि जब हम इन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की परतों को खोलते हैं, तो एक अधिक चैलेंजिंग रियलिटी सामने आती है, खासकर हमारे देश के युवाओं के लिए। मॉर्गन स्टैनली की एक रीसेंट रिपोर्ट आगे आने वाले मॉन्यूमेंटल टास्क की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करती है। ये सुझाव देती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ने से रोकने के लिए भारत को 7.4% की औसत जीडीपी ग्रोथ बनाए रखने की नेसेसरीता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में सेंध लगाने और वर्कफोर्स में शामिल होने वाले लाखों लोगों के लिए मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए यह ग्रोथ रेट एक एम्बिशियस 12.2% तक पहुंचने की नेसेसरीता होगी। यह पिछले दशक में हमारी औसत 6.1% की ग्रोथ से एक सिग्निफिकेंट लीप है, जो एक डीप सीटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को उजागर करता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आंकड़े एक ऐसे राष्ट्र की कहानी बताते हैं जो बढ़ रहा है, लेकिन शायद इतनी तेजी से नहीं कि सभी को साथ ले जा सके। जब हम बे एम्प्लॉयमेंटी के स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को देखते हैं, तो यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। जबकि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% बताई गई है, यह आंकड़ा हमारी युवा पीढ़ी के सामने आने वाले गंभीर संकट को छुपाता है। 15 से 29 साल की उम्र के लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक चिंताजनक 14.6% तक स्काई रॉकेट्स हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में युवा विमेंसों के लिए स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां यह दर एक स्टैगरिंग 25.7% तक पहुंच जाती है। यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह एक ऐसी पीढ़ी के डिफर्ड ड्रीम्स और फ्रस्ट्रेटेड एम्बिशंस को दर्शाता है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का वादा किया गया था। यह हमारी शिक्षा प्रणाली, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और नए टैलेंट को अब्सॉर्ब करने की हमारी इंडस्ट्रीज की क्षमता के बारे में फंडामेंटल सवाल उठाता है। प्रॉमिसिंग ग्रोथ और परसिस्टेंट जॉब स्कैर्सिटी का यह दोहरा नैरेटिव आम नागरिक के लिए एक कंफ्यूजिंग और अक्सर डिफिकल्ट एनवायरनमेंट बनाता है। जबकि खबरें बढ़ती जीडीपी की बात करती हैं, परिवार स्टैग्नेंट वेजेस और एक कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट की दिन प्रतिदिन की रियलिटी से जूझ रहे हैं। सरकार के रिलीफ मेजर्स जैसे कि डीए हाइक स्वागत योग्य हैं, लेकिन अक्सर एक बहुत बड़े घाव पर एक छोटे बैंडेज की तरह महसूस होते हैं। बोर्ड रूम्स में मनाए जाने वाले ग्रोथ के आंकड़ों और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की तलाश में लाखों लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस के बीच का डिस्कनेक्ट हमारे समय की सेंट्रल इकोनॉमिक चैलेंज है। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा मौजूदा डेवलपमेंट मॉडल वास्तव में इंक्लूसिव और भविष्य के लिए सस्टेनेबल है। बस्टलिंग शहरों और इकोनॉमिक फोरकास्ट से परे भारत का दिल है इसका एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो इस समय एक गहरे और ट्रैजिक संकट से जूझ रहा है। 2023 के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े एक ग्रिम तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें पता चलता है कि 10,786 किसानों और कृषि मजदूरों ने अपनी जान ले ली। ये हार्ट ब्रेकिंग आंकड़ा, जो देश में सभी सुइसाइड्स का 6.3% है, हमारे रूरल लैंडस्केप्स में व्याप्त इमेंस डिस्ट्रेस का एक टेस्टमेंट है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आंकड़े विशेष रूप से अलार्मिंग हैं, जहां इन मौतों का लगभग 38.5% है। इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये डिस्पेयर से टूटे हुए फैमिलियों की कहानियां हैं।
अक्सर विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में जो अग्रेरियन डिस्ट्रेस से बार बार प्रभावित होते हैं। इस ट्रेजेडी के रूट कॉजेज कॉम्प्लेक्स और डीपली इंट्रेंच्ड हैं, जो कर्ज, अनप्रेडिक्टेबल मौसम और मार्केट वॉलेटिलिटी के एक विशियस साइकिल से उत्पन्न होते हैं। कई किसान खुद को ऐसे कर्ज में फंसा हुआ पाते हैं जिसे वे चुका नहीं सकते, खासकर जब उनकी फसल अनियमित मानसून या सूखे के कारण खराब हो जाती है। यहाँ तक कि जब वे एक सक्सेसफुल हार्वेस्ट का प्रबंधन करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस और रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम्स की रिड्यूसी का मतलब अक्सर यह होता है कि वे अपने प्रोड्यूस के लिए एक फेयर प्राइस सुरक्षित करने में असमर्थ होते हैं। ये परसिस्टेंट चैलेंजेस पॉलिसी में सिस्टमिक फेलियर्स और अधिक प्रभावी और कंपैशनेट इंटरवेंशंस की नेसेसरीता की ओर इशारा करते हैं, जो किसानों को हर दिन सामना करने वाली फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और रिस्क के कोर मुद्दों को संबोधित करते हैं। जो मिट्टी राष्ट्र को खिलाती है वह उनकी पीड़ा में डूबी हुई है, जो इसकी देखभाल करते हैं। जबकि हम इन इंटरनल स्ट्रगल्स का सामना करते हैं, भारत एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में भी नेविगेट कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट है। यह टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, जो भारत को अपनी विशाल रेल नेटवर्क के साथ वर्चुअली कहीं से भी 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता देता है, इसे यूएस, रूस और चीन सहित नेशंस के एक एलीट क्लब में रखता है। यह हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक पावरफुल नई परत जोड़ता है। साथ ही इंडियाई वायुसेना ने 6 दशकों से अधिक की सेवा के बाद अपने आइकॉनिक MiG-21 फाइटर जेट्स को अंतिम विदाई दी, जो एक युग के अंत और अधिक मॉडर्न एरियल प्लेटफॉर्म्स की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत ग्लोबल पीस एफर्ट्स में एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाना जारी रखे हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी नेशनपति ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा संघर्ष के लिए एक नई 20 सूत्रीय शांति योजना का स्वागत किया है। इसे लास्टिंग पीस की दिशा में एक वायबल पाथवे के रूप में वर्णित किया है। यह योजना, जिसमें हमास का डिसआर्मामेंट और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती शामिल है, को कतर, सऊदी अरब और मिस्र जैसे प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ चीन और रूस जैसी ग्लोबल पावर्स से भी समर्थन मिला है। यह प्रोएक्टिव स्टांस वर्ल्ड स्टेज पर भारत के बढ़ते प्रभाव और कॉन्फ्लिक्ट रिडन क्षेत्रों में स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अपनी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करता है। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के बीच भारत पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जो एक अधिक स्थायी भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है। दिल्ली में 30 सितंबर 2025 को एक लैंडमार्क उपलब्धि का अनावरण किया गया, जिसमें ओखला में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस विशाल सुविधा में प्रतिदिन 124 मिलियन गैलन वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की क्षमता है, जिससे लगभग 40 लाख निवासियों को सीधा लाभ होगा। शहर के सीवेज के एक महत्वपूर्ण हिस्से को यमुना नदी में प्रवेश करने से इनिशिएटिव साफ करके यह परियोजना नदी प्रदूषण के खिलाफ हमारी लंबी और कठिन लड़ाई में एक मॉन्यूमेंटल कदम आगे बढ़ाती है। यह प्रगति का एक टैंजिबल प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट लाखों लोगों के लिए क्लीनर और हेल्थियर अर्बन एनवायरनमेंट्स कैसे बना सकता है। यह सकारात्मक विकास नदी स्वास्थ्य पर नेशनीय डेटा में भी गूंजता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि देश भर में प्रदूषित नदी हिस्सों की संख्या 311 से घटकर 296 हो गई है, जबकि यह एक मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट है और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को अभी भी 54 प्रदूषित हिस्सों के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड उत्साहजनक है। यह सुझाव देता है कि गवर्नमेंटी एजेंसियों और पर्यावरण समूहों द्वारा कंसर्टेड एफर्ट्स फल देना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में 2 नए रामसार साइट्स, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील के पदनाम से भारत की अपनी महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को बल मिला है।
यह हमारे अंतरनेशनीय स्तर पर महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की नेशनीय संख्या को 93 तक लाता है, जो बायो विविधता संरक्षण के प्रति हमारे समर्पण को मजबूत करता है। इन एनवायरमेंटली बेनिफिटों के समानांतर देश अपने ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की सीमाओं को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2220 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को हरी झंडी दे दी है। ऐसी बड़े पैमाने की प्रोजेक्टें हमारे देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के साथ साथ जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल फ्रंट पर विशाखापत्तनम में आयोजित 28वें नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ने विशाखापत्तनम घोषणा को अपनाया, एक रेजोल्यूशन जिसका उद्देश्य पब्लिक सर्विसेज को बढ़ाने के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर यह ध्यान गवर्नेंस को अधिक कुशल, पारदर्शी और हर नागरिक के लिए सुलभ बनाने का वादा करता है, बस्टलिंग मेट्रोस से लेकर रिमोट विलेजेस तक। इसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और थर्मो फिशर साइंटिफिक के बीच भारत के बर्जनिंग बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की गई है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 500 से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना है, उन्हें इनोवेट और स्केल करने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज, मेंटरशिप और टेक्नोलॉजी प्रदान करना है। यह पहल भारत को बायोटेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में एडवांसमेंट्स की इमेंस पोटेंशियल है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में ये फॉरवर्ड लुकिंग कदम एक अधिक रेजिलिएंट, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के लिए आधारशिला रख रहे हैं। विकास पर सरकार का ध्यान नई प्लानों की एक श्रृंखला में भी परिलक्षित होता है, जिसका उद्देश्य सीधे अपने सिटीजनों के जीवन को बेहतर बनाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। एक महत्वपूर्ण पहल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी है। 5,862 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ हमारे प्रीमियर स्कूल नेटवर्क का यह विस्तार हमारे बच्चों के भविष्य में एक बड़ा निवेश है। यह हजारों और फैमिलियों को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती शिक्षा लाने का वादा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को एक्सेल करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने का अवसर मिले। यह एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के निर्माण और अगली पीढ़ी को सफल होने के लिए आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाने की दिशा में एक फाउंडेशनल स्टेप है। विमेंजो को सशक्त बनाने के एक लक्षित प्रयास में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। ये योजना तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने और विमेंजो के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक एलिजिबल परिवार से एक महिला को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 10,000 रुपए की तत्काल सहायता प्राप्त होगी, जिसमें एक छोटा व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता की संभावना है। ऐसी पहल वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और विमेंसो की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे फैमिलियों और समुदायों की रीढ़ है। सीधे उनके हाथों में आर्थिक शक्ति रखकर इस योजना का उद्देश्य प्रॉस्पेरेसी और सामाजिक उत्थान का एक रिपल इफेक्ट बनाना है। यह अवधि खेल के मोर्चे पर राष्ट्र के लिए इमेंस प्राइड का समय भी रही है। हमारे एथलीटों ने दुनिया भर से लॉरल्स घर लाए हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में शैलेश कुमार ने T63 हाई जंप इवेंट में गोल्ड मेडल विक्ट्री कर जीत हासिल की। उनका अविश्वसनीय प्रदर्शन रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और एडवर्सिटी पर ट्रायम्फ की कहानी है। इसी तरह ग्वांगजू में वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप्स में तीरंदाज शीतल देवी और तोमन कुमार ने बुलसाई मारा। प्रत्येक ने अपने संबंधित कंपाउंड इवेंट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये जीत एक पावरशाली प्रेरणा है, जो हमारे पारा एथलीट्स की इंडोमिटेबल स्पिरिट को प्रदर्शित करती है और भारत में पारा स्पोर्ट्स को बहुत डिजर्व्ड रिकॉग्निशन दिलाती है। कला और सिनेमा की दुनिया ने भी
71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में अपनी फाइनेस्ट टैलेंट्स का जश्न मनाया। लेजेंडरी एक्टर मोहनलाल को इंडिया ये सिनेमा में उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में मान्यता दी गई, जबकि शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार साझा किया और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार न केवल आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का जश्न मनाते हैं, बल्कि हमारे फिल्म उद्योग के इवॉल्विंग नैरेटिव्स और सिनेमैटिक ब्रिलियंस को भी दर्शाते हैं। शिक्षा और महिला एम्पावरीकरण से लेकर खेल ग्लोरी और सांस्कृतिक अचीवमेंटों तक, ये विकास सामूहिक रूप से हमारी नेशनीय पहचान को आकार देते हैं और हमें एक उज्जवल, अधिक समावेशी और अधिक सेलिब्रेटेड भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं।